जी हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सत्या सर आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब की क्लासेस में। ये स्टूडेंट्स, एसएससी जीडी का एग्जाम का पेपर चल रहा है, उसी सीरीज में आज हमारी आपकी अगली क्लास है। और इस प्रीवियस ईयर की क्लासेस में हम लोग बेहतरीन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, समझते चल रहे हैं कि आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे आया हो, एग्जाम का पैटर्न क्या है और कैसे। चलिए चालू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपका समुद्री निकाय और समुद्रों में पानी कैसा होता है। तो ये तो जैसा क्वेश्चन है और आप सभी बहुत अच्छे हो पढ़ने में, इसमें कोई भी डाउट मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। समुद्री निकाय का जल पूछ रहा है तो आपको सबको पता है कैसा होता है, खारा होता है। ठीक है, समुद्री निकाय का जल कैसा होता है, खारा होता है। खारापन उसमें पाए जाने वाली किसकी वजह से होता है, लवण की वजह से होता है। लवण का मतलब क्या होता है, आपका साल्ट होता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए किसकी, साल्ट की, तो साल्ट की फॉर्म में यहाँ पर आपका क्या पाया जाता है, NaCl पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा आपका NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जो आपका नमक होता है, सामान्य नमक होता है, ये पाया जाता है। उसके अलावा समुद्री आपके जीवों से बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, जिनमें से समुद्री शैवाल हमें याद कर लेना है। ठीक है, एक समुद्री शैवाल का नाम याद कर लीजिएगा और इस समुद्री शैवाल का नाम है आपका लीमेनेरिया। ठीक है, कौन सा, लीमेनेरिया। ये लीमेनेरिया क्यों फेमस है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम लोग, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ गई। एक्चुअल में जो लीमेनेरिया है, इसी से इसकी प्राप्त होती है हमको आयोडीन की प्राप्त होती है। किसकी प्राप्त होती है, आयोडीन की। तो आयोडीन की कमी से सबको पता है कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा या ग्वाइटर रोग हो जाता है, जो संबंधित होता है किससे, आपकी थायराइड ग्रंथि से संबंधित होता है। कौन सी ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से। और ये जो थायराइड ग्रंथि होती है, यहाँ से आपके दो हार्मोन निकलते हैं, एक T3 और एक T4। T4 को ही हम लोग बुलाते हैं क्या, आपका थायरॉक्सिन। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने आपका पूरा आपका डिटेल में पढ़ लिया किसके बारे में, इस चीज के बारे में। ठीक, तो कई सारी चीजें मैंने ऐड करते हुए आपको और बता दी हैं साथ में। तो ये समुद्री निकाय का जल कैसा होगा, खारा होगा। उसमें पाए जाने वाले जीवों, उनमें आपकी जो लवण होते हैं, साल्ट होते हैं, उनकी वजह से। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अभिनेता ने बिहार के यूट्यूबर को नवंबर 2020 में मानहानि का नोटिस दिया है। अभी करंट का क्वेश्चन था उस समय के, मानहानि का आपका मुद्दा वो होता है जब आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई ऐसी सूचना प्रसारित करें या कुछ ऐसा कृत्य करें जो उसकी सामाजिक छवि को ठेस पहुंचाता है, तो उसके लिए वो क्या करता है, हर्जाने की मांग कर सकता है। ये जो हर्जाने की मांग होती है, इसी को आपके क्या होते हैं, मानहानि बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पूछा था कि उससे आपका किसने मांग की थी, 500 करोड़ रुपए मांगे थे। अक्षय कुमार ने मांगे थे, किससे, आपके उस बिहार के यूट्यूबर से कितने रुपए, आपके 500 करोड़ की हर्जाने की मांग। तो मानहानि का मुकदमा था। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है, 2021 के पेपर में 2020 के ऐसे करंट के क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं। सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में किस वर्ष में आरंभ किया गया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हमारा का भारत रत्न का पुरस्कार है, सबसे पहले कब चालू किया गया था। तो भारत रत्न की बात करते हैं तो भारत रत्न आपका कब दिया गया था, सबसे पहले सभी को पता है आपका 1954 में। सबसे पहले भारत रत्न कब दिया जाता है, आपका 1954 में दिया जाता है। और ये किसको दिया जाता है, आपका 3 लोगों को दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले कितने लोगों को, 3 लोगों को दिया जाता है, जिसमें से आपके कौन होते हैं, सीवी रमन जी होते हैं। ठीक, सीवी रमन जी, सी राज गोपालाचारी। ठीक है, श्री राजगोपालाचारी। और एक व्यक्ति का नाम कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तीसरे व्यक्ति थे, उनका नाम आप कमेंट करके बताइएगा। सीवी रमन, श्री राजगोपालाचारी और तीसरे व्यक्ति कौन है, देखते हैं आप लोगों को इसके बारे में पता है कि नहीं पता है। रही बात अगर इस भारत रत्न की, एक बार में मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। लास्ट वाला भारत रत्न मिलता है कब, आपका 2019 में दिया जाता है। लास्ट वाला भारत रत्न कब दिया गया है, 2019 में। 20, 21 और 22 में आपको कोई भारत रत्न नहीं दिया गया है। तो 2019 की अगर हम बात करते हैं किसकी, भारत रत्न की, तो 2019 का जो भारत रत्न था, ये आपके नानाजी देशमुख को दिया गया है। ठीक है, नानाजी देशमुख, ठीक, इनको दिया गया। ठीक, प्रणब मुखर्जी को दिया गया, प्रणब मुखर्जी को। और साथ में दिया गया किसके, असम के संगीतकार भूपेन हजारिका जी को। तो इन 2 लोगों को मरणोपरांत रहता है, बाकी आपके प्रणब मुखर्जी जी को उस समय रहते हैं। अभी इनकी भी डेथ हो चुकी है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, कांग्रेस के नेता। ठीक है, तो ये 2019 में आपका क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया। ठीक, चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है
दिसंबर 2020 में तिरुवनंतपुरम नगर निगम के सबसे कम उम्र के मेयर बने। ये क्वेश्चन उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में था और सबसे कम उम्र के मेयर का आपका रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। तो पूछ रहा है दिसंबर 2020 में सबसे कम उम्र के मेयर कौन बने? यहाँ पे ऑप्शन में आपके आर्या राजेंद्र, शोभा सुरेंद्र, आशा प्रकाश, श्रीकला नडार थे। तो ये कौन थे? आर्या राजेंद्र हैं, ठीक है। ये आपके आर्या राजेंद्र जो थी, ये सबसे कम उम्र की क्या बनी थी? मेयर बनी थी तिरुवनंतपुरम नगर निगम की। और जितने भी नगर निगम होते हैं आपके, उनकी आपके सबसे कम। देखो यहाँ पर 2 प्रकार के निकाय होते हैं। एक होती है आपकी नगर पालिका, ठीक, एक निकाय का नाम होता है नगर पालिका। ये नगर पालिका आपके ऐसे शहरी क्षेत्रों में होती है जहाँ की आबादी क्या होती है 5 लाख या उससे कम होती है। उन शहरी क्षेत्रों में आपकी जहाँ पे 5 लाख से कम की आबादी है वहाँ पर आपकी नगर पालिका हो जाएगी। तो ऐसे में यहाँ का जो प्रमुख होगा, ठीक है, जो नगर पालिका का प्रमुख होगा उसको बोला जाता है आपका अध्यक्ष, ठीक है। और जो वार्ड का प्रतिनिधि होता है उसको बोला जाता है आपका क्या? सभासद बोला जाता है। यहीं पर अगर बात करें किसकी, इससे अगर 5 लाख से ऊपर की आबादी है तो वहां पर क्या हो जाता है आपका? नगर निगम हो जाते हैं। ये 5 लाख से अधिक की आबादी वाले क्षेत्रों में होते हैं। और यहाँ का जो आपका प्रमुख होगा उसको हम लोग बोलते हैं आपका महापौर, उसको बोलते हैं महापौर। और जो वार्ड मेंबर होते हैं उनको आपका बोला जाता है किसके नाम से? पार्षद नाम से। याद कर लीजिएगा, एक पिछले हम लोगों ने एक ऐसे ही पेपर में इसको डिस्कस भी किया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर आपके कौन है? आर्या राजेंद्रन है। अगला देखिएगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ओआरएस की अनुशंसा से पीड़ित व्यक्तियों की की जाती है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन मतलब आपका ये क्या है? एक प्रकार से एक ऐसी दवा जो आपके ओरल फॉर्म में दी जाती है, आपके मुंह से दी जाने वाली दवा है, जो शरीर में आपके क्या हो, जब किसी व्यक्ति के त्वचा के चकत्ते हो, आँख आना, दस्त, डायरिया, घरघराहट, वीजिंग की आपकी कंडीशन हो, तब आपका हो। तो सीधी सी बात है, आप सभी ने बचपन में कभी न कभी ओआरएस पिया होगा या आपको ओआरएस के बारे में पता होगा। ओआरएस किसके लिए होता है? आपके दस्त या डायरिया के लिए होता है। तो ओआरएस की कंडीशन तब होती है जब आपके, ये एक्चुअल में सामान्यतः ये आपका ओआरएस होता है जब दस्त, डायरिया होती है। तो इस कंडीशन में आपके जो व्यक्ति होता है उसको पेचिस की कंडीशन होती है या उसका पेट खराब होता है। तो ऐसे कंडीशन में शरीर में जल के साथ-साथ में जो लवण होते हैं, आवश्यक साल्ट्स होते हैं, उनकी मात्रा कम हो जाती है। उनकी कमी को दूर करने के लिए आपको ओआरएस दिया जाता है। और ओआरएस मेनली अगर हम लोग शुद्ध हिंदी में बोल लें तो ये नमक और चीनी का क्या है? घोल है, ठीक। किसका है? नमक और चीनी का घोल है, ठीक। आगे देखिएगा, 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब बने। अभी यहाँ पर क्या है? सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, बहुत ही बारीकी से खेल गया है आयोग आपके साथ में। बहुत ही बारीकी से आयोग ने काम किया है, बहुत ही बेहतरीन मैं इस क्वेश्चन को मानूँगा। और अगर आपने जल्दबाजी कर दी तो श्योर है ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसे कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक। मैं श्योर हूँ इस मामले में। यहाँ पे सिराजुद्दौला, ठीक है, के बाद बंगाल के नवाब बने 1756 में। अभी यहाँ पर देखो, एक छोटा-सा आपका आयोग ने लगा के दे दिया आपको कॉमा। यहाँ पे लगा दिया है कॉमा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन का सारा मतलब बदल गया। यहाँ से क्वेश्चन का सारा मतलब बदल गया। सिराजुद्दौला नवाब बने। अब ये पूछा सिराजुद्दौला किसके बाद बंगाल के नवाब बने? क्वेश्चन एक बदल गया। यहाँ पर सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां थे, ठीक है, अलीवर्दी खां। इनके बाद क्या बनते हैं? बंगाल के नवाब बनते हैं। और ये बंगाल के सबसे योग्य शासक माने जाते हैं। कौन? अलीवर्दी खां। इन्होंने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्तों से की थी कि अगर उनको छेड़ा ना जाए तो फायदा देंगी, अगर छेड़ दिया जाएगा तो मार मार डालेंगी, डंक मार मार के। तो ऐसा अलीवर्दी खान बोलते हैं। तो यहाँ पर अलीवर्दी खां जो थे, इनके बाद कौन यहाँ बना आपका? ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन उम्दा खेला आयोग ने आपके साथ में। यहाँ पर क्या है? 1756 में सिराजुद्दौला कॉमा, मतलब रुकना है आपको। किसके बाद? अलीवर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब बने, ठीक। अभी अगर यहाँ पे कॉमा ना होता तो 1756 में सिराजुद्दौला, ठीक है, के बाद बंगाल के नवाब बने। तो यहाँ पे समझिएगा आपका, तो आप आपको मीर जाफर, मीर कासिम, मुर्शिद को लिखा, आप यहाँ पे आप पक्का मीर जाफर, मीर कासिम में से कुछ करके आ गए, ठीक है। यहाँ पे कौन है? अलीवर्दी खां। अगला देखिएगा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में व्यवसाय सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सभी कार्य परियोजनाओं की अधिकतम लागत कितनी है? यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका जो पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत में आपका जो व्यवसाय सेवा क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकार परियोजना राशि, ये कितनी आपकी रखी गई है? तो यहाँ पर आपका क्या है? आपका 25 लाख है, 10 लाख है, 5 लाख और 20 लाख है। तो यहाँ पर आपकी इस योजना के लिए आपका जो योजना की राशि रखी गई थी, कितनी स्वीकार राशि, वो कितनी आपकी? 10 लाख रुपए है। याद रखिएगा कितनी राशि आपकी?
10 लाख रुपए आपकी राशि रखी गई है इसके लिए, इस योजना की स्वीकार राशि के रूप में। ठीक, आगे देखिएगा, अगस्त 2021 में करंट का उस समय का बैंक ने श्रीनगर की डल झील में एक हाउस बोट में, जो क्वेश्चन उस समय बड़ा चर्चा में रहा था और कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया था कि आपके किस बैंक ने श्रीनगर की डल झील में एक हाउस बोट पर पहला तैरता हुआ एटीएम खोला है। तो किसने खोला? आपका एसबीआई बैंक ने खोला है। तो एसबीआई बैंक ने पहला क्या किया था? तैरता हुआ एटीएम खोला है। कहां पर? आपके डल झील में। ये आपका उस समय का क्वेश्चन बहुत ज्यादा चर्चा में था। ठीक है, पिछली बार एक क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो यस बैंक है, ये यस बैंक का आपका आरबीआई ने टेक ओवर कर लिया था वित्तीय अनियमितताओं के कारण। ये लास्ट सेट में हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ा हुआ था। आगे देखिएगा, लेकिन में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? आप सभी को पता है आपका एड्स दिवस आपका कब मनता है? आपका इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस होता है। एड्स आपका जो आपका है, ठीक है, ये जिम्मेदार किसकी, इस बीमारी का नाम है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये आपका सबको इसका नाम पता है, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मैं लिख नहीं रहा हूँ। एचआईवी वायरस इसके लिए जिम्मेदार होता है। अगर जिम्मेदार पूछे तो वायरस जनित रोग है, और वायरस कौन सा होगा? एचआईवी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एचआईवी वायरस जिम्मेदार है और बीमारी कौन सी? आपकी एड्स है। और इसके परीक्षण के लिए अगर पूछें, इसके परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं एलिसा टेस्ट बोलते हैं, या कहीं कहीं पर आपको एलिसा या एलिजा भी मिल जाएगा। तो कौन सा टेस्ट होता है? एलिजा टेस्ट होता है। 5 सितंबर को आपको पता है, इस दिन हम लोग आपका क्या मनाते हैं? विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, शिक्षक दिवस मनाते हैं। और ये आपके शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाते हैं? आप सभी को पता है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति की याद मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देख लीजिएगा, इसका आंसर हमारा का 5 सितंबर, सॉरी, इसका आंसर क्या है? 1 दिसंबर है। अगला देखते हैं, एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशिर वाद्य यंत्र है। और सपेरे, सपेरे क्या बजाते हैं? सभी को पता है, सपेरे बजाते हैं बीन। ठीक है, तो सपेरे का आंसर क्या हो जाएगा? आपका बीन होगा, सबको पता है। ठीक है, तो कुछ नहीं बताना है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी अगर पूछेगा तो एकदम आसान पूछेगा, और पूछेगा तो एकदम लीक से हट के पूछेगा। आयोग का यही है। तो यहाँ पर आयोग का बोलता है सबको एक बीच में एक एवरेज नंबर दे दें। लेकिन में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया? बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई आपकी किसके बीच में होती है? आपके ये कंपनी के बीच में होती है, और आपके जो होती है मुगलों के जो मुगल नवाब होते हैं उस समय, वहां पर आपका जो सूबेदार होता है उसके बीच में होती है। श्रीरंगपट्टनम की आपकी लड़ाई होती है किसके बीच में? ये आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है। और मैसूर के साम्राज्य शासक कौन थे? टीपू सुल्तान थे, उनके बीच में होती है, टीपू सुल्तान। ठीक, और प्लासी की लड़ाई, ये आप सबको पता है कि ये प्लासी की लड़ाई किसके बीच में? ये भी कंपनी और मुगलों के बीच में होती है, और पल्लू की लड़ाई कोई ऐसी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि इस कंपनी से मैसूर पे कब्जा कर लिया। अभी मैंने बताया मैसूर जो साम्राज्य था उसमें हमारे आपका क्या होता है? श्रीरंगपट्टनम की जो लड़ाई होती है, इस श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई से क्या होता है? मैसूर पे कब्जा किसका हो जाता है? आपका सॉरी, कब्जा कर लिया था मैसूर के किले पर आपका, इसके द्वारा, अंग्रेज द्वारा। यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम की संधि भी एक होती है हमारी आपकी। तो यहाँ पर आपकी क्या हुआ? ये आंग्ल मैसूर युद्ध रहते हैं। इन आंग्ल मैसूर युद्धों में आपका अंग्रेजों और मैसूर के साम्राज्य में जो टीपू सुल्तान उनके पिता हैदर अली के बीच में होती हैं लड़ाइयां होती हैं। चलिए अगला देखते हैं। फाइनली याद रखिएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में। और 1799 में ही किसकी मृत्यु हो जाती है? टीपू सुल्तान की। और फाइनली पूरे मैसूर साम्राज्य पे किसका कब्जा हो जाता है? अंग्रेजों का हो जाता है। ये भी याद रखिएगा, इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ठीक, आगे देखिएगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो रुपए इतना इतना के साथ बढ़ाया जा सकता है, या इन दोनों के साथ में दंड किया जा सकता है। यदि सार्वजनिक स्तर पर आपका क्या है कि कोई व्यक्ति आपका मतलब शराब पी के उल्टा सीधा काम कर रहा है, तो उसको या तो मतलब इसका अमाउंट बढ़ा सकते हैं, या तो उसको जेल में डाल सकते हैं। सार्वजनिक स्तर पर आप शराब पी के उत्पात मचा रहे हैं तो ऐसे केस में। ठीक है, तो यहाँ पर 24 घंटे के लिए आपको बार बार आगे बढ़ाया जा सकता है, साधारण कारावास। और ऐसा कुछ है तो यहाँ पर आपका 10 रुपए याद रखिएगा, 10 रुपए आपका जुर्माना बढ़ा जाने का प्रावधान है। बहुत कम है, ठीक है, और ज्यादा होना चाहिए, इस तो पी ही जाते हैं।
देश के भीतर के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को क्या बोलते हैं? उपप्रवास, एमिग्रेशन, प्रवास, माइग्रेशन और मानव स्थानांतर यानी ट्रांसह्यूमन। सभी को इसका आंसर तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन नहीं दिया है, हमें आवश्यकता भी नहीं है। क्या होता है आपका जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग बोलते हैं प्रवास यानी माइग्रेशन। तो किसी भी आपके एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं आपका अनुकूलन बोलते हैं। अनुकूलन वह स्थिति होती है जब आप अपने जो आवश्यकताओं के लिए, ठीक है, आपकी आवश्यकताएं जिस भी प्रकार की आवश्यकताएं होंगी उन आवश्यकताओं के लिए क्या कर दो, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर जाओ, शिफ्ट हो जाओ। तो और ये आपका यहाँ से यहाँ चले गए, वापस आप अपने क्या कर जाओ, स्थान पे भी जा सकते हो। ऐसा नहीं कि वापसी नहीं होगी आपकी, वापस आप अपने स्थान पे भी आ सकते हो। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसी को हम लोग आपका प्रवास या माइग्रेशन बोलते हैं। आपने सुना होगा हमारे यहाँ पे प्रवासी पक्षी दिवस होता है, प्रवासी भारतीय दिवस होता है। आपने सुना होगा हमारे यहाँ क्या होते हैं, प्रवासी पक्षी होते हैं, माइग्रेंट बर्ड्स होते हैं। अभी जैसे जाड़ा चल रहा है, साइबेरिया से पक्षी कहाँ चले आ रहे हैं, भारत चले आ रहे हैं। क्यों चले आ रहे हैं? क्योंकि साइबेरिया में इसमें आपका जो रशिया साइड का आपका रीजन है, यहाँ पर बहुत ही चिलिंग कंडीशंस हैं। तो ऐसे केस में पक्षियों के लिए वो आपकी कंडीशन नहीं है कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाए। ऐसे वो हजारों किलोमीटर उड़ के कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। वहाँ पर -30 डिग्री से सही होगा, यहाँ का 10 डिग्री। तो ऐसे केस में वहाँ पे यहाँ पे आसानी से रह लेंगे, और जब बाद में आपका यहाँ पे गर्मी हो जाएगी तो वापस अपने क्षेत्रों में चले जाएंगे। तो ऐसी जो प्रक्रिया है कि स्थान से दूसरे स्थान आना जाना, वो क्या होती, किस क्या कहलाती है, प्रवास कहलाती है। अगला देखिएगा, ठीक है, डैश और तापी नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर देती हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आपकी कौन सी ऐसी नदियां हैं जो एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं। पश्चिम में गिरती है। दूसरा हमारा आपका इसके ऊपर है आपकी बहने वाली समानांतर, इसके एकदम पैरेलल नदी कौन सी है, नर्मदा हो गई। यहाँ पर आपका क्या हो गया, आपका ताप्ती हो गया। उसके अलावा ब्रह्मपुत्र नहीं हो सकता। बची हमारे सामने ऑप्शन में कौन सी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी इसके समानांतर नहीं बहती है लेकिन गिरती विपरीत मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऐसे केस में अपोजिट डायरेक्शन भी दे दिया, समानांतर भी दे दिया, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे ऑप्शन किसको मानेंगे, आपके नर्मदा को सही आंसर मानेंगे। नर्मदा और ताप्ती एक दूसरे के क्या कहती हैं, बिल्कुल समानांतर बहती हैं। ये निकलती कहाँ से, अमरकंटक के पठार से। ताप्ती नदी एमपी में बैतूल के पठार से निकलती है। यहाँ पर ये दोनों नदियां का है, एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, दोनों नदियां एक दूसरे के समानांतर। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आपका सी हो जाएगा। अगला देखिएगा, हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, हमारे सौर मंडल के बाहर के ऐसे ग्रह जो क्या करते हैं, हमारे आपके आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करते हैं। तो होमिया, एक्सोप्लैनेट, मीजोप्लैनेट और सुपर अर्थ। तो ऐसे आपके ग्रहों को हम किसके नाम से जानते हैं, एक्सोप्लैनेट के नाम से जानते हैं, जो हमारे सौर मंडल से क्या है, आपके बाहर है। ये क्या कहलाते हैं, आपके एक्सोप्लैनेट कहलाते हैं। ठीक है, तो आकाशगंगा से बाहर है। अभी जैसे हम लोगों की बात करें, हम लोग किस आकाशगंगा में रहते हैं, तो हमारी जो आकाशगंगा है, इस आकाशगंगा की बात करें, इस आकाशगंगा का नाम क्या होता है आपका, हम लोग किसमें रहते हैं, मिल्की वे में रहते हैं। या जो हमें भाग दिखाई देता है दुग्ध मेखला, ठीक है, ये आपका दुग्ध मेखला या क्या कहलाता है, मिल्की वे कहलाता है। ठीक है, ये क्या है आपके, दुग्ध मेखला। और जिस आका हम ये वो भाग है जो हमें आकाशगंगा का आंखों से दिखाई देता है। बाकी जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम क्या है, हम लोग बोलते हैं आपका मंदाकिनी, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, किसमें रहते हैं हम लोग, आपका मंदाकिनी, आंखों से दिखाई देने वाला भाग मिल्की वे या दुग्ध मेखला होते हैं। ठीक है, ये हमारा आपका इसका आंसर हो जाएगा। और आगे देखिएगा, in which income group does India fall on the basis of gross national income classified by the World Bank। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था उस समय के करंट के अकॉर्डिंग कि किस आपके आय समूह में भारत आपका जो ग्रॉस नेशनल इनकम है, सकल राष्ट्रीय आय के मामले में क्या कर दिया है आपका, थोड़ा सा गिरा था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में आपके हाई इनकम ग्रुप है, ठीक है, लो इनकम ग्रुप है, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है और अपर मिडिल इनकम ग्रुप है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आपका कौन से ग्रुप में। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका आंसर हमारा आपका क्या था कि जो भारत का आपका डिक्रीज हुआ था, ये आपका किस में हुआ था, आपका लोअर मिडिल इनकम, सॉरी अपर मिडिल इनकम ग्रुप में क्या हुआ था, उस समय आपकी डिक्रीजमेंट थी। 2021 के अकॉर्डिंग वहां पर आपसे करंट था। ठीक है, यहाँ पर डिक्रीजमेंट किस में थी, आपकी अपर मिडिल इनकम ग्रुप में आपकी डिक्रीजमेंट मिली थी। चलिए अगला देखते हैं, लॉन टेनिस में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया था, स्मैश, ड्यूस, स्कूप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है लॉन टेनिस में कौन शब्द का प्रयोग नहीं आता है। यहाँ पर लॉन टेनिस जो हमारा खेल है, इसमें आपके कौन शब्द का प्रयोग नहीं आता है, स्कूप शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका स्कूप का। आगे देखिएगा, भारत ने किल्सले पोलैंड में आयोजित AIBA युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2021 में
कुल कितने पदक जीते, ठीक है। तो यहाँ पर आपके इस हमारे आपके इवेंट में जो 2021 का था उसमें उस समय भारत कितने पदक जीते थे, 11 पदक जीते थे। देखो करंट के क्वेश्चंस हैं, उस समय के करंट और अब के करंट में अंतर है, तो इनको एक्सप्लेन करने का कोई फायदा है नहीं। अगला, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध कर दिया गया है। तो आपसे पूछा अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते हो, बच्चे बच्चे को पता है कि इसमें आपका आर्टिकल 17 के अंतर्गत में हमारे यहाँ पे किसका अंत कर दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। छुआछूत किसी प्रकार की क्या जाओ जी आपकी खत्म कर दी गई है, ठीक है। चलो अगला देखो, बाकी 19, 16, 18 आप सबको पता है, मौलिक अधिकार भी आपको सबको पता है, सब कुछ ठीक। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस, ये वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जामिनेशन में उस साल पूछा गया था। स्टैचू ऑफ पीस की बात करते हैं तो कहाँ को स्थापित किया गया था, राजस्थान में, ठीक है। स्टैचू अब देखो कई सारे हैं आपका, ये जो स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में है, राजस्थान के पाली जिले में, ठीक है, राजस्थान के पाली आपके जिले में जो जिन विजय भद्र जी की सूर्य जी की एक आपकी प्रतिमा थी, वो स्टैचू ऑफ पीस है। स्टैचू ऑफ अगर बात करते हैं किसकी, नॉलेज की, ठीक है, नॉलेज की, ये किसकी है आपकी, बी आर अम्बेडकर की है, ठीक है। और ये बी आर अम्बेडकर की स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर है, ये आपके महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र के सातारा जिले में, ठीक। और अगर बात करते हैं किसकी, स्टैचू ऑफ यूनिटी की, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी सबको पता है किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और कहाँ पर है आपके, गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर है। फिर अगर आपसे कुछ, अच्छा हाँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी के कभी कभी वास्तुकार पूछ लिए जाते हैं, इनका नाम याद रखिएगा, राम सुतार, ठीक है, ये वास्तुकार थे इनके, राम सुतार। इन्होंने आपके इसके स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया था और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे हमारे आपके हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनी थी, इक्वलिटी किसकी थी, रामानुजाचार्य जी की थी, ठीक है। तो इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये रामानुजाचार्य जी की, और ये आपके कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। तो कई सारे ऐसे आपके पॉइंट्स आपसे जो स्टैचू सारे एक बार देख लीजिएगा जो भी आपके बनते हैं। आगे देखिएगा, नवंबर 2019 में नीति आयोग ने भूमि पर एक प्रारूप मॉडल अधिनियम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, भूमि पर एक अब ये उस समय का करंट का क्वेश्चन रहा और उसके अकॉर्डिंग भूमि पर आपका यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या था, शीर्षांकन इसका आंसर होगा। शीर्षांकन पर एक प्रारूप मॉडल अधिनियम जारी किया गया है। इसके अंतर्गत में क्या होगा कि यहाँ पर जो भूमि थी उसको आपका एक मैपिंग के थ्रू आपका क्या किया गया था, एक क्लासिफाई किया गया था, ताकि भूमि का सही से आपका क्या किया जा सके, उसके वास्तविक मूल्य की गणना की जा सके। तो यहाँ पर इसके लिए हमारा आपका क्या हुआ था, आपका इसका आंसर आपका बी होगा, ठीक। आगे देखिएगा, पिट हाउस डग इनटू द ग्राउंड विद स्टेप्स लीडिंग इनटू देम वेयर फाउंड। पिट हाउस का अर्थ होता है हमारा आपका क्या, कि गर्त आवास होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, गर्त आवास, पिट हाउस मतलब गर्त आवास, ऐसे आवास जो आपके क्या हो, कहीं पे गड्ढा खोद के बनाए गए हो। तो ऐसे में पूछ रहा है, पिट हाउस डग इनटू द ग्राउंड विथ स्टेप लीडिंग इनटू देम वेयर, ठीक है, मतलब एक ऐसा आपका गड्ढे नुमा आपका वो घर, जहां पर आपका सीढ़ियां उतरती हुई मिली है। इनको किस स्थान से मिला है, उटनूर, बुरझूम, हल्लूर और पैम्पिया पोली, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होता है, बुरझूम, ठीक है, याद रखिएगा बुरझूम। यहाँ पे आपको जो नियोलिथिक एज है, नव पाषाण काल, ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर, नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज में, कहाँ से, बुरझूम से आपके ऐसे आपके साक्ष्य मिले हैं किसके, गर्द आवास के। और इसी बुरझूम से एक चीज और याद कर लीजिएगा, मानव के सबके साथ किसके साक्ष्य मिलते हैं, कुत्ते के साक्ष्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव के सबके साथ नवपाषाण काल में कुत्ते के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं आपके, ये आपके बुरझोम से मिलते हैं। हड़प्पा में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हड़प्पा में कहाँ से मिलते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। यहाँ पे मानव के सबके साथ अगर कुत्ते के साक्ष्य की बात करते हैं तो कहाँ से मिलते हैं, बुरझोम में। कब के मिलते हैं, नवपाषाण काल, नियोलिथिक टाइम पीरियड के। अगला देखिएगा, आईपीएल 2020 में कौन सी 4 सी टीमों ने प्लेऑफ खेला। ये 2021 से पूछ रहे हैं कि 2020 में कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ पे गई थी, मतलब सेमीफाइनल में गई थी। तो उस समय आपके जो 4 टीमें गई थी उनमें से आपका ये ऑप्शन था डी, मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स और दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। तो ये आपकी उस समय आपकी 4 टीमें जो आपके 2020 में आपकी प्लेऑफ में गई थी। अच्छा, ये इसलिए 2020 का है, जो 2021 में हुआ था क्योंकि कोविड की वजह से उसको बीच में ब्रेक किया गया था। हाँ, ये भी एक अच्छी चीज थी। खुल्लम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मिजोरम, ठीक है। खुल्लम लोक नृत्य देखो मैंने बताया ना आपको, ये जो डांस है सारे स्टेट के लोकल डांस है, ठीक है, ये आपको याद करके ही जाने हैं, करके जाने, कैसे करके जाने आप पर निर्भर करता है, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि खुल्लम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है,
हरियाणा, छत्तीसगढ़, मिजोरम, झारखंड। खुल्लम बिलोंग करता था किसको? आपका मिजोरम को। अगला देखते हैं, वेट्टी शासकों द्वारा जबरन संतुष्ट में किया गया करता। अब वेट्टी, अब आपसे पूछा जा रहा है आपका कौन से शासकों के द्वारा वेट्टी नामक हमारा आपका कर एकत्रित किया जाता था। तो यहाँ पर जो चोल डायनेस्टी थी, इसके द्वारा आपका वेट्टी नामक आपका क्या होता था? कर वसूला जाता था। और ये जो चोल डायनेस्टी है भारत में, याद कर लीजिएगा किसके लिए? आपके स्थानीय, ठीक है, स्थानीय स्वशासन का सबसे पहले जो आपका एग्जाम्पल मिलता है भारतीय इतिहास में या विश्व के इतिहास में, वहां पे कहा मिलता है? चोल आपके साम्राज्य मिलता है। तो जो चोल डायनेस्टी थी, इसने सबसे पहले आपके स्थानीय शासन को चालू किया, जिसमें से आपका जो ग्रामीण स्तर पर क्या होती थी? समितियां होती थी, और उन समितियों के द्वारा क्या किया जाता था? शासन किया जाता था। तो स्थानीय स्तर पर शासन को कई सारी समितियों द्वारा संचालित किया जाता था। और अगर बात करते हैं चोल साम्राज्य की, चोल साम्राज्य की अगर बात करते हैं, इसके संस्थापक के रूप में हमको कौन मिलते हैं? विजयालय मिलते हैं। और इसी चोल साम्राज्य जो था, इसके जो पहले राजा हुए थे कौन थे? राजेंद्र प्रथम थे। इन्होंने राजेंद्र प्रथम नहीं, आपका तंजौर में, आपका कहां पर? तंजौर में एक मंदिर बनवाया था, जिस मंदिर का नाम था बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर। इसे ही आपका राजराजेश्वर मंदिर ऐसा बोला जाता है। इन्होंने आपके क्या किया था? श्रीलंका पर अधिकार किया था, लेकिन पूरा नहीं किया था। इनके बाद में, सॉरी, राजेंद्र प्रथम मैंने बोल दिया है, राजराज प्रथम है। ठीक है, यहाँ पे कौन है? राजा प्रथम। ठीक। और अगले जो थे आपके कौन थे? राजेंद्र प्रथम थे। इन्होंने आपके क्या किया था? इन्होंने पूरा पूरा श्रीलंका पे अधिकार कर लिया था। ठीक, तो याद रखिएगा ये आपके दोनों शासकों के नाम, उधर राज प्रथम है, बृहदेश्वर और राजराजेश्वर मंदिर बनाते हैं तंजौर में। ये पूछा गया है आपका कि तंजौर कौन सा राज्य में था, ये क्वेश्चन था आपके प्रीवियस सेट में। ठीक। बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? मुकर्रम खान, अली कादिर, मुर्शिद कुली खान और अली वली खान। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका जो अगर पूछा जाए कि बंगाल के किसके नेतृत्व में मुगल नियंत्रण से अलग होना, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो मुर्शिद कुली खान था, इसके समझ से आपका क्या हुआ कि बंगाल धीरे धीरे आपके इनसे नेतृत्व से आपका क्या गया? मुगल नियंत्रण से अलग होता चला गया और स्वतंत्र हो गया। ठीक है, अगला देखिएगा, एचआईवी एक विषाणु। अभी देखो मैंने हम पीछे डिस्कस किया है, एचआईवी एक विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। एचआईवी का पूर्ण नाम, तो यहाँ पर आपका ह्यूमन इन्फेक्शन वायरस। ठीक है, अभी देखो, अभी 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 हम लोगों ने पीछे ऐसे एड्स का क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। यहाँ पर ह्यूमन इन्फेक्शन वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, हेपरस इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी वायरस। सबको इसका आंसर पता है, आपका क्या होगा? बी होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो एचआईवी वायरस जिम्मेदार होता है आपका किसके लिए? एड्स बीमारी के लिए। अगला देखिएगा, निम्न से किस ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज होने का गौरव प्राप्त है? सबसे पहले मतलब अगर पूछा जाए किस भारतीय मुक्केबाज ने क्या किया था, ओलंपिक में पदक प्राप्त किया था, वो कौन थे? विजेंदर सिंह। ठीक है, विजेंदर सिंह ने सबसे पहले आपके क्या किया था? आपका ओलंपिक में पदक जीता था आपका मुक्केबाजी में। ठीक है, तो ये पहले मुक्केबाज जिन्होंने ऐसा पदक जीता था। आगे देखिएगा, निम्न से किसका उपयोग सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में किया जाता है? अगर सर्च लाइट की बात करते हैं तो आपके सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं, आपका अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण, याद रखिएगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग उसके अलावा जहां कहीं भी चीजें बड़ी करके देखनी होती है वहां पर होता है। जैसे जो हमारे डॉक्टर होते हैं, जो आपके इसके दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो आपके इसका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, ये या फिर लेंस वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? आपका जो गाड़ी होती है, गाड़ी के जो साइड मिरर्स होते हैं, उन साइड मिरर्स में इसका यूज किया जाता है, आपका इस उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? अवतल दर्पण। अच्छा, अवतल दर्पण दो पार है, एक ही बात देख लेते हैं हम। आंध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के भाषाई राज्य का गठन किया गया। अच्छा, आंध्र राज्य अधिनियम 1953 आया और उसके बेस से पूछ रहा है आपका कौन सा राज्य गठित हुआ? तृतीय, चतुर्थ, प्रथम, द्वितीय, सबको पता है भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आपका कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है, आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसके लिए आपका क्या हुआ? आपका भाषाई आधार पर बनता है। इसके लिए आपका आमरण अनशन किया गया था किसके द्वारा? पोट्टी श्री रामल्लू द्वारा। और जब पोट्टी श्री रामल्लू की आपकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद में क्या होता है? भाषा आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन बन जाता है? आपका आंध्र प्रदेश। अगला देखिएगा, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाना अपराध है। देखो, दो शराब वाले क्वेश्चन पूछ लिए गए। और यह दूसरी बार में डैश की अवधि तक के कारावास या रूस 15,000 तक के जुर्माने से दंडनीय है। अगर आप क्या करते हो? गाड़ी पे शराब पीकर गाड़ी चलाते हो, और तो ऐसे केस में आप पे कितना जुर्माना होगा? ठीक है, आपका अगर मतलब पहली बार जो भी सजा होगी होगी, अगर आप दोबारा ऐसा काम करते हो तो आपको 15,000 तक का जुर्माना हो सकता है, और जेल हो सकती है कितने साल तक के लिए? आपके लिए 2 साल तक के लिए। तो ऐसे केस में यहाँ पे याद रखिएगा, शराब पी के गाड़ी चलाना आपका दंडनीय अपराध है। निम्न में से कौन सी नदी
जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के बीच होती है। यहाँ पर ये हमारी काराकोरम रेंज, ठीक है, यहाँ पर ये हमारी आपके लद्दाख, ये आपकी कौन सी जास्कर, और ये आपकी कौन सी पीर पंजाल। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है, तो यहाँ पर ये आपकी एक याद करिएगा कौन सी नदी है, सिंधु नदी। ठीक है, कौन सी नदी, सिंधु नदी। ये आपके इन दोनों नदियों के इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सिंधु नदी को याद रखिएगा, नदी दोनों के बीच से होकर बहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के कांधार अभिलेख की खोज किस वर्ष में की गई थी? 1956, 1960, 1958, 1954। तो अशोक का जो कांधार अभिलेख खोजा गया था, वो खोजा गया था आपका कब, आपको 1958 में। ठीक है, अशोक का कांधार अभिलेख कब का है? 1958 का, आजादी के बाद का है। तो ये कांधार कहाँ पड़ता है, अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। तो अफगानिस्तान में आपका जो अशोक का अभिलेख खोजा गया 1958 में। ठीक है, अशोक की अगर बात करें, अशोक के जो अभिलेख है, ठीक है, तो अशोक के अभिलेख जो बात करते हैं किसकी, सबसे छोटा अभिलेख, सबसे छोटा अभिलेख अशोक का कौन सा है? ये आपका रुमन देई अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? रुमन देई अभिलेख। ये कहाँ से मिलता है? नेपाल से मिलता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, रुमन देई का अभिलेख जो नेपाल से मिलता है। भारत के बाहर के दो अभिलेखों का जिक्र यहाँ पर हुआ। अगले देखिएगा, निम्न से किसने कोलकाता के खुदीराम अनुशीलनता केंद्र में वरिष्ठ महिला भारोत्तोलन चैंपियनशिप के 35वें संस्करण की 64 केजी श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर आपके उस समय के कारण क्वेश्चन रहा होगा। ठीक है, तो किसने आपको 64 केजी की कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है? के रोशलता देवी, वीरजीत कौर, राखी हल्दर। राखी हल्दर पहलवान है, सॉरी वो है वेट लिफ्टर है। तो आपके यहाँ पर आंसर क्या था? राखी हल्दर। इन्होंने क्या किया था? 64 केजी की कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। अगला देखिएगा, मीराबाई चानू ने 2021 में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीते। तो मीराबाई के चानू के अलावा और किसने क्या किया था कि टोक्यो ओलंपिक्स में 2021 में आपका रजत पदक जीता था? ठीक है, तो यहाँ पर आपका रजत पदक की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके कौन थे? ठीक, यह आपके रवि कुमार दहिया, इन्होंने क्या किया था? आपका रजत पदक जीता था। ठीक है, आगे देखिएगा, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे उत्तरी पर्वतमाला हिमालय की पूछ रहा है, सुदूर उत्तरी पर्वतमाला के किस नाम से? बा हिमालय, निम्न महान हिमालय, भारत पर्वतमाला। तो जो हिमालय है, अगर हम इसकी बात कर ही रहे हैं, तो हिमालय आपका 3 भागों में बटा है। तो सबसे पहले हमारा आपका क्या होता है? आपका ठीक, तो ये वाला हमारा हिमालय जो है आपका सबसे पहले बाह्य हिमालय। ठीक है, ये बाह्य हिमालय या आपका महान हिमालय इसको बुलाता है आपका। ठीक, उसके अलावा फिर हमारा का मध्य या लघु, और सबसे लास्ट में शिवालिक। तो सबको इसका आंसर क्या पता होगा? आपका ए हो जाएगा, बाह्य हिमालय होगा। अगला देखिएगा, निम्न से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया? ये क्वेश्चन कई बार पूछा था, हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया किसने? आपका ये आपका था हुमायूं, मोहम्मद आदिल शाह, अकबर और मोहम्मद कुली था। तो हुमायूं अकबर तो हो नहीं सकते, मोहम्मद आदिल शाह बीजापुर के शासक था, ये भी नहीं था। तो कौन सा आपका एकमात्र ऑप्शन? आपका मोहम्मद कुली कुतुब शाह। आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन को अपने आप आराम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? 1965 में क्या हुआ था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और आपसे पूछा जा रहा है कौन से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाया? तो सबसे पहले कौन थे? जी शंकर कुरूप। इनको आपका मलयालम भाषा के आपके कवि थे। तो ऐसे में सबसे पहले मलयालम भाषा के कवि किसको? जी शंकर कुरूप को 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अच्छा, मुझे बताइएगा इस साल आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। ठीक है, निखिल जी कौन से आध्यात्मिक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता? आध्यात्मिक खनिज मतलब आपका नॉन मेटल की कैटेगरी में नहीं आता है। यहाँ पर अभ्रक है, लाइम स्टोन है, बॉक्साइट है और आपका जिप्सम है। तो यहाँ पर याद कर लीजिएगा, अभ्रक, लाइम स्टोन और जिप्सम, ये सारे के सारे क्या है? आपके आध्यात्मिक खनिज है। बचा कौन सा? आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट कैसा? धात्विक खनिज है। और बॉक्साइट से ही हमको क्या मिलता है? आपका एल्यूमिनियम मिलता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का एस है कौन? आपका बॉक्साइट। एल्यूमिनियम आपकी क्या होती है? एक धातु होती है। तो ऐसे केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्न से किस शहर में स्थित है? मुंबई, गुरुग्राम, चेन्नई, बेंगलोर। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है इक्विटॉस करके, इसका आपका हेड ऑफिस कहाँ पर? आपका बेंगलोर में। ठीक है, तो ये आज की क्वेश्चन है इस सेट के, इसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को देखा है। तो उम्मीद है ये सारी की सारी क्लास आपको हेल्प करेगी समझने में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको तैयारी करके जानी है, क्या पढ़ना है, कैसे करना है। आज के लिए इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।